आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। एक रिपोर्ट ऐसी आई है दिल्ली दंगों को लेकर, जो बीजेपी की सरकार पर और जो बीजेपी की केंद्र सरकार है उस पर, और दिल्ली की पुलिस जो कि गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आती है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है, उस पर कई सवाल खड़े कर रही है। और ये जो रिपोर्ट है वो ऐसे वैसे किसी संस्था ने नहीं बनाई है। ये रिपोर्ट तैयार जिन लोगों ने की है, हम आपको बताते हैं कि ये रिपोर्ट किसने तैयार की है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारे चैनल देश लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, इन सब पर भी आप देश लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल को भी आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जो दंगे हुए 2020 में, और पूरा आरोप इसका मढ़ दिया गया शाहीन बाग पर, और CAA NRC के ख़िलाफ़ जो मुसलमान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन पर इन दंगों का आरोप मढ़ दिया गया। लेकिन इसे लेकर देश के पूर्व प्रशासनिक अफसरों के एक संगठन ने, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप, इसके ज़रिए एक रिपोर्ट पेश की गई है। स्वतंत्र ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अंदर जो लोग थे जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, उसमें नामचीन पूर्व न्यायाधीश हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी है। और इसमें कौन कौन हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकूर, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AP शाह, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RS सोढ़ी, पटना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश और देश के पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई ने यह रिपोर्ट तैयार की है। और इस रिपोर्ट का जो नाम दिया गया है, अनसर्टेन जस्टिस, ए सिटीजन कमिटी रिपोर्ट ऑन द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायलेंस 2020 में जो दंगे हुए उस पर यह रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े कर रही है। और साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट आई है, क्योंकि हमने देखा था जब 1984 में जब सिख दंगे हुए, उस वक्त भी एक रिपोर्ट आई थी और वो भी स्वतंत्र रिपोर्ट थी। तो वो जो रिपोर्ट थी 1984 में जो दिल्ली में सिखों का जो कत्लेआम हुआ था, उसके बाद जो रिपोर्ट जारी हुई थी, मानवाधिकार संगठनों पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ यानी कि PUCL और पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि PUDR, इन्होंने जो है वो एक रिपोर्ट जारी की थी। और उस वक्त काफ़ी जोखिम उठाया था, एक सीनियर पत्रकार भी उसमें थे, और उन्होंने नरसंहार को लेकर, जो सिखों का जो नरसंहार हुआ था उसको लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। और उसमें कुलदीप नैयर थे, रजनी कोठारी थी और गोविंदा मुखोटी जैसे नागरिकों ने जोखिम उठाकर उस हिंसा पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। और उस रिपोर्ट में जो बातें बताई गई थी, सत्ता पक्ष को जैसे जिम्मेदार बताया गया था, उसको लेकर कांग्रेस के कई सांसद जेलों में हैं सिख दंगों को लेकर। हालांकि वो सिख दंगा था, लेकिन जो दिल्ली का 2020 का जो दंगा था वो हिंदू मुसलमानों के बीच में हुआ दंगा था। इसको लेकर अब जो रिपोर्ट आई है, तो ये सवाल भी उठते हैं कि क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं आ सकती? क्या स्वतंत्र जो संस्थाएं होती है वो अपने आप पर एक बड़ा, कहते हैं ना, बोझ लेकर, या सिक्योरिटी की परवाह किए बिना, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना, क्या वही ऐसी अपनी रिपोर्ट बताते रहेंगे? और इस रिपोर्ट का आखिर अंजाम क्या होता है, उस रिपोर्ट के बाद क्या होता है? तो दिल्ली की जो रिपोर्ट आई दिल्ली दंगों की, क्योंकि इसके अंदर 53 व्यक्तियों की मौत हुई थी और उसमें 40 मुसलमान थे। जी हाँ, 40 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी और 53 वैसे कुल इसमें हत्याएं हुई थी। यानी ज़्यादा जो मृतकों का जो ज़्यादा आंकड़ा है दंगों में मारे गए मृतकों का, वो मुसलमानों का आंकड़ा है कि 40 मुसलमान इसमें मारे गए थे। और अजीब विडंबना ये है कि 40 मुसलमान इसमें मारे गए, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां मुसलमानों की गई। और उसी पर यह रिपोर्ट है पुलिस ने किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की, उन तमाम चीज़ों को ये रिपोर्ट उजागर करती है। देश के जो पूर्व प्रशासनिक अफसरों ने जो रिपोर्ट तैयार की है, इसमें
जो दिल्ली में जो हिंसा हुई उससे पहले और उसके बाद के पूरे घटनाक्रम को बारीकी से दिखाया गया है। ये रिपोर्ट हमारे सामने कई तकलीफदेह सवाल भी छोड़ रही है दोस्तों। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले तो ये रिपोर्ट इस सच को रेखांकित करती है कि दिल्ली में हिंसा कोई संयोग या अकस्मात नहीं थी, यह हिंसा प्रायोजित थी। ये रिपोर्ट बताती है। इसमें यह भी कहा गया कि लंबे समय से नफरत की पृष्ठभूमि बनाई जा रही थी। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो खाई, बड़ी गहरी खाई जो बनाई जा रही है, जो हिंदू मुसलमान और ख़ासकर हिंदू युवाओं के जहन के अंदर जो नफ़रत का बीज डाला जा रहा है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब नफ़रतों का गुबार भरा जाता है दिमाग में और जब गुबार फटता है तभी गोधरा कांड जैसे गुजरात दंगे होते हैं। दिल्ली दंगे भी उसी एक साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। यह रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक पृष्ठभूमि नफ़रत की तैयार की गई थी, उसी के वजह से दंगे हुए। रिपोर्ट नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध हुए आंदोलन के दौरान नेताओं, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया ने खुलकर मुस्लिम विरोधी जो प्रचार किया और शाहीन बाग जैसे विरोध प्रदर्शनों को राष्ट्र विरोधी बताकर लांछित किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, कई सारे पूर्व जस्टिस और चीफ जस्टिस पूर्व ये अपनी रिपोर्ट में ये बात लिख रहे हैं। क्योंकि आपको वो बात याद होगी, दिल्ली के अंदर जब कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा था तब वकील को और पुलिस को जस्टिस ने ये पूछा कि हमारे पास में ये वीडियो आई है, उस वीडियो के अंदर मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री नारे लगा रहे थे, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। उसके अलावा बीजेपी का एक और नेता जो अपने आप को बड़ा नेता मानता है, छुटमैया नेता है, कुछ पंडित्व है शायद मेरे ख्याल से, वो भी एक नारे लगा रहा था। जज ने कहा पुलिस से कि क्या आपके पास में ये वीडियो नहीं आई है? उस वक्त जवाब जज को मिला कि नहीं हमारे पास ये वीडियो नहीं है। जज साहब ने कहा कि मेरे फ़ोन में ये वीडियो है और आप लोगों के पास में ये वीडियो नहीं है। आप सोचिए, ये इंटेलिजेंस का फेलियर और ये पुलिस की नाकामी आप देखिए कि उनको वो वीडियो नहीं थी उनके पास में। बहरहाल उस जज ने कहा कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उसके चंद घंटों के बाद उस जज का तबादला कर दिया गया। ये जो जज के तबादले वाली जो बात है दोस्तों, इससे सीधे तौर पर गुजरात के 2002 के दंगे भी याद आते हैं। क्योंकि आपको याद होगा बाबू बजरंगी, जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने हमें कहा था कि आपको छुड़वाने के लिए हम जजों का ट्रांसफ़र करवा देंगे, आपको बचाने के लिए हम जजों को बदल देंगे। वो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर इसी तरह का स्टिंग अगर किसी दूसरे पक्ष के लिए आता तो उस पक्ष को कब से उठाकर घुसेड़ दिया होता, UAPA लगा दिया होता और जेलों में सड़ा दिया गया होता। लेकिन यहाँ पर बाबू बजरंगी के जो बयान सामने आया उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा बाबू बजरंगी को नाप दिया गया। अब बाबू बजरंगी को क्यों नापा गया जब वो खुद कबूल कर रहे हैं? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वीडियो में से आपने ये मान लिया कि हाँ वो बंदा कह रहा है कि उसने गुनाह किया तो वो आपने मान लिया, और वो बंदा ये कह रहा है कि मैंने किसकी मदद से किया, वो आपने नहीं माना। यानी एक वीडियो को आधा आप मान रहे हैं, आधा आप नहीं मान रहे हैं। कई सवाल खड़े हुए थे इसको लेकर। तो ये जो रिपोर्ट आई दिल्ली दंगों पर, यह भी कई सवाल खड़े कर रही है। इस रिपोर्ट के अंदर दंगा शुरू होने के बाद पर्याप्त संख्या में पुलिस बल क्यों नहीं लगाया गया, ये सवाल पूछा गया है। यही सवाल गुजरात में 2002 के दंगों के वक्त भी पूछा गया था। दूसरा सवाल, कर्फ्यू लगाने में 2 दिन की देरी क्यों की गई, यही सवाल गुजरात के 2002 के दंगों के वक्त भी पूछा गया था दोस्तों। तो आप पैटर्न समझिए, उस वक्त जो लोग गुजरात चला रहे थे वो ही इस वक्त दिल्ली की पुलिस चला रहे थे, और वही सवाल अब भी उठ रहे हैं जो सवाल 2002 के दंगों को लेकर उठे थे। कर्फ्यू लगाने में देरी क्यों हुई, पुलिस बल सही मात्रा में क्यों नहीं लगाया गया, पूर्ति संख्या में क्यों नहीं लगाया गया, दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस अनेक जगह दंगाइयों के साथ खड़ी हुई क्यों दिखाई दी, ये पूर्व जस्टिसों ने ये सवाल उठाया है, पूर्व जजों ने ये सवाल उठाया है। हमने गुजरात में 2002 के दंगे देखे, किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई थी, वो सब ने देखी। हमारे चैनल पर ही जो गुजरात के दंगों में गुलमर्ग सोसाइटी में एक ही परिवार के जो 10 लोग मारे गए थे, उस परिवार के सदस्य इम्तियाज़ पठान ने हमें एक इंटरव्यू दिया था और सभी बात तफसील से बताई थी
आप जाइए, हम इस यहाँ पर लिंक उसकी दे रहे हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। पुलिस पर क्या क्या वो आरोप लगा रहे थे, वो बाकायदा कोर्ट के अंदर उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए थे। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, सभी जमानत पर बाहर, सभी किसी न किसी वजह से बाहर हैं, आराम से मज़े कर रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई, ये भी सवाल खड़े कर रही है, वही सवाल जो गुजरात 2002 के दंगों के वक्त सवाल उठे थे। एक सवाल ये भी पूछा गया कि आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि जो सहूलियातें, जो सुविधाएं दी जानी चाहिए हेल्थ को लेकर, वो सुविधाएं मुसलमानों को नहीं दी गई। मैंने एक और इंटरव्यू दिल्ली में लिया था, जहाँ पर किसी ने मुझे ये भी बताया था कि मनीष सिसोदिया दंगे वाली जगह पर आए और जब उनसे कहा गया कि भाई अंदर कुछ मुसलमानों की लाशें पड़ी है, कुछ मुसलमान ज़ख्मी हैं नौजवान, आप प्लीज़ एम्बुलेंस भेजिए, आप वहाँ जाइए, आप काम करिए, तो उन्होंने शायद इस बात से इनकार कर दिया था। ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, जिन्हें मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिया दिल्ली की सरकार बनाने के लिए, अरविंद केजरीवाल को, उनकी सरकार की तरफ से उनके मंत्री ने मना कर दिया था। तो ये रिपोर्ट भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी सवाल उठा रही है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जानी चाहिए वो मुहैया क्यों नहीं करवाई गई। इसके साथ ही जो अलग अलग टेंट लगाए गए थे, जहां पर जिनके घर वर लूटे गए, जिन मुसलमानों को मारा गया, उनके घर जलाए गए, तो उन मुसलमानों के लिए अलग अलग टेंट लगाए गए, वहाँ पर उनको खाना पीना सब दिया जा रहा था। आनन फानन में दिल्ली सरकार ने जल्दबाजी में आकर वो तमाम चीज़ें बंद क्यों करवा दी, ये भी इस रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि जब वो लोग रह रहे थे तो उन्हें क्यों तत्काल बंद क्यों कर दिया गया, जो लोग उजड़ गए थे उनके राहत कैंपों को आनन फानन में बंद क्यों कर दिया गया, ये सवाल भी उठाया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। साथ ही साथ जिन लोगों को कंपनसेशन दिया गया, जिनके घर लूटे गए, जिनके लोग मारे गए, जो पैसा दिया गया, उसमें भी कोताही बरती गई। नुकसान हुआ 1 करोड़ रुपया और मिला 4 लाख रुपया। ये भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि ये तमाम भी, क्या इसे घोटाले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? क्या केजरीवाल भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से बिल्किस बानो पर वो खामोश रहे, दिल्ली दंगों के अंदर उनका रवैया कैसा था ये सबको पता है। उनके काउंसिलर थे ताहिर हुसैन, उन पर आरोप लगे, वो जेल में बंद हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आज जब मनीष सिसोदिया जेल में बंद है तो आप ये चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां आपके लिए आवाज़ उठाएं। ये कैसे जब मनीष सिसोदिया बंद हो जेल में तो आप चाहते हैं सब आवाज़ उठाएं, और जब ताहिर हुसैन जेल में बंद हो तो आप खुद ही खामोश हो जाते हैं। ये आपका दोहरा चरित्र नज़र आ रहा है। और बाकी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका तो सभी को पता है ना। और जो ये रिपोर्ट आई है, जो मैंने बताया, ये रिपोर्ट तो कई सवाल खड़े करती है। ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं गुजरात के 2002 के दंगे याद दिलाती है। पुलिस का लेट पहुंचना, पुलिस का उन्मादी भीड़ के साथ में खड़े रहना, पुलिस का मुसलमानों पर गोलीबारी करना। 40 मुसलमान मारे गए, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा मुसलमानों की गिरफ्तारी किया जाना, ये चीज़ें कई सवाल खड़े कर रही है। ये रिपोर्ट जो कि पूर्व न्यायाधीशों ने बनाई है, ये रिपोर्ट भी कई सवाल खड़े कर रही है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आईना है, सरकारों के लिए तो है ही, ये रिपोर्ट देश की जनता के लिए भी आईना है। ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए भी आईना है जो लोग किसी के साथ में गलत होने पर खामोश मुकबधिर बनकर देखते रहते हैं, तमाशबीन बने रहते हैं। ये रिपोर्ट उनके लिए भी आईना है कि आप इस रिपोर्ट को देखिए, आप समझिए। आरोप लगा दिया कि भाई मुसलमानों ने CA/NRC का विरोध किया इसलिए दंगे हो गए। दंगे उस वक्त हुए थे जब कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर निकले थे उस धरने को बंद कराने के लिए। दंगे उस वक्त हुए जब कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ने नारे लगाए थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो क्या देश में कोई कानून नहीं रह गया? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अरे भाई, कोई देश का गद्दार है भी तो उसके लिए हमारा संविधान, कानून है, कानून के मुताबिक काम होगा। एक मंत्री खड़े होकर कहता है कि गोली मारो, उस मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अब तक उसके खिलाफ FIR तक नहीं हुई। और जिस जज ने यह कहा कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करो, उस जज का तबादला कर दिया गया। यह है हमारा देश, यह है आत्मनिर्भर भारत, यह है न्यू इंडिया, यह है RSS और मोदी का न्यू इंडिया, यही है हिंदू राष्ट्र। ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, जिसके जवाब हमें अपने आप से भी पूछने चाहिए, जिसके जवाब हमें सरकारों से भी पूछने चाहिए, प्रशासन से भी पूछने चाहिए। और जिस पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहा है, उस पुलिस के सर्वाधिकारियों से भी हमें सवाल पूछने चाहिए। चौथा सवाल एक और यहाँ पर पूछा गया था कि न्याय व्यवस्था पर सोचने को ये जो विवश करता है। चौथा सवाल, दिल्ली दंगों के बाद
758 एफआईआर दर्ज हुई। इन सभी एफआईआर और कोर्ट में चल रहे मुकदमे की बारीकी से जांच करने के बाद ये रिपोर्ट हमारी न्याय व्यवस्था की जो तस्वीर पेश करती है वो बहुत उम्मीद नहीं जगाती। रिपोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य ये साफ होता है उन साक्ष्य से कि जहां जहां मुसलमान हिंसा के शिकार हुए वहां अक्सर दिल्ली पुलिस और सरकारी अभियोजन पक्ष ने जांच में कोताही बरती और ऐसा केस बनाया जो कोर्ट में टिक ही नहीं सकता। यानी कि मुसलमानों को मारा और मुसलमानों को ही उठाकर जेलों में डाला, और जहां पर जो हिंदू पकड़े गए वहां पर ऐसा केस को कहते हैं ना लूला लंगड़ा बना दिया गया कि वो केस कोर्ट के अंदर खड़ा ही नहीं रह सकता। और यह हकीकत है कि जब भी किसी मामले की शुरुआत होती है, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है, पुलिस के हाथ में ही सब कुछ होता है। पुलिस चाहे तो वो केस कोर्ट के अंदर खड़ा रह सकता है, पुलिस अगर न चाहे तो वो केस कोर्ट के अंदर खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि उस शुरुआती फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है, एफआईआर जो होती है, उसके अंदर पुलिस वाले शुरुआत में कुछ ऐसे झोलमोल सब कर देते हैं। उन्हें पता है किसे फंसाना है, जिसे फंसाना है वहां पर एफआईआर मजबूत बनाई जाएगी कि वो बच के ना निकल पाए कोर्ट में, और जिसे बचाना है वहां पर एफआईआर ऐसी बनाई जाती है कि बच के आराम से वो निकल जाए। और ये रिपोर्ट भी यही बात कह रही है। हमारी न्यायपालिका पर भी सवाल उठ रहे हैं इसमें। कल ही मैंने गुजरात दंगों से जुड़ी हुई एक पीड़िता का इंटरव्यू लिया। वो उनका ये कहना था कि मुझे इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। ये देश के लिए घातक है, ये देश के लिए ख़तरनाक है कि देश के किसी नागरिक को देश की न्याय प्रणाली के अंदर देश में इंसाफ मिलने की उम्मीद ही नहीं है। इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है हमारे देश की। आप किस अमृतकाल की बात कर रहे हैं, किस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं? आप उसी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं जब एक राम नाम का व्यक्ति आत्मनिर्भर बनकर बंदूक लेकर पहुंच गया था शाहीन बाग में गोली चलाने के लिए, आत्मनिर्भर हो गया था वो। क्या आप यही चाहते हैं कि देश का हर युवा हिंदू मुसलमान सब आत्मनिर्भर हो जाए बंदूक लेकर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मुझे उम्मीद ऐसा होगा भी नहीं। जो आपके मंसूबे हैं वो आपके मुंह पर तमाचा बनकर पड़ेंगे एक दिन। ये बिल्कुल सच बात है। देश की जनता को इन बातों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सोशल मीडिया पर भी आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हमारे पेज देश लाइव को फॉलो करें। इसके अलावा सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल को भी आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।